नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। वाहनों के इंजन में खराबी के दावों के बीच भारत ने 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E20 का लक्ष्य समय से 5 साल पहले ही पूरा कर लिया है। अगस्त में हासिल लक्ष्य के बाद सरकार की तैयारी 2027 तक 27% इथेनॉल मिश्रण की है। सरकार जहां इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के फायदे गिना रही है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि E20 पेट्रोल वाहनों के इंजन को खराब कर रही है। इससे माइलेज घट रहा है। इन चिंताओं से अलग विशेषज्ञों का मानना है कि E20 पेट्रोल तेल आयात पर निर्भरता घटाएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और प्रदूषण कम करने में भी अहम योगदान देगा। भारत अभी अपनी कुल जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। जाहिर है कि इथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा तो इंपोर्ट पर निर्भरता घटेगी और बिल कम होगा। इसे एनर्जी सिक्योरिटी सुरक्षित करने की दिशा में भी अहम कदम माना जा रहा है। ब्राजील ने 1973 में ओपेक प्रतिबंध के कारण इथेनॉल की ओर रुख किया था। उस संकट ने एक लचीले ईंधन मॉडल को जन्म दिया जो आज ब्राजील के लिए बड़ी सफलता बना हुआ है। बाजार में लिस्टेड शीर्ष 7 कंपनियों की पूंजी पिछले हफ्ते 1.06 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 901 अंक या 1.12% और निफ्टी 314 अंक यानी 1.28% चढ़कर बंद हुआ। आंकड़ों के मुताबिक बजाज फाइनेंस का मूल्यांकन 37,961 करोड़ बढ़कर 5.83 करोड़ रुपए हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजी 23,343 करोड़ बढ़कर 18.59 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। एचडीएफसी बैंक की पूंजी 17,580 करोड़ रुपए बढ़कर 14.78 लाख करोड़ रुपए रही। एलआईसी का मूल्य 15,559 करोड़ तेजी के साथ 5.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। वहीं एसबीआई की पूंजी 4,246 करोड़ रुपए बढ़कर 7.45 लाख करोड़ रुपए हो गई। एयरटेल की पूंजी 10.81 लाख करोड़ रुपए रही। वहीं आईसीआईसीआई बैंक का मूल्य 3,426 करोड़ रुपए बढ़कर 10 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। हालांकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का मूल्यांकन 13,007 करोड़ घटकर 11.03 लाख करोड़ रुपए ही रह गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बेंगलुरु में भारत का सबसे बड़ा एलपीजी स्टोरेज गुफा यानी कैवर्न शुरू किया है। इस गुफा की कैपेसिटी 80,000 मीट्रिक टन है जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करेगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य स्ट्रेटेजिक एलपीजी स्टोरेज को बढ़ाना है ताकि घरों को साफ और विश्वसनीय ईंधन मिल सके। ये गुफा बेंगलुरु के एलपीजी इंपोर्ट सेंटर से जुड़ी है और मैसूरू, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों तक पाइपलाइन के माध्यम से एलपीजी पहुंचाएगी। India's grand transition to LPG has transformed lives, particularly for women, freeing them from the burdens of smoke-filled kitchens and slow, inefficient fuels, empowering them with the gifts of time for themselves and better health. But this immense need for LPG poses a daunting question. How can such a vital yet flammable resource be stored securely on a scale befitting a nation of over 1 billion people? The answer lies deep beneath the ancient landscape of Mangaluru, where engineers of energy major HPCL created India's largest underground LPG storage cavern. Carved within the unyielding embrace of mighty gneiss rock, it uses nature itself as a fortress, ensuring India's energy security. To bring this vision to life, engineers turned to cutting-edge 3D geological modeling, a tool that allowed them to predict and navigate the subterranean labyrinth with remarkable precision.
Unlike conventional above-ground tanks, this cavern harnesses the very force of nature, water. A pioneering system of dual-layered water curtain tunnels stretching an astonishing 13 kilometers contains the volatile fuel. Through relentless monsoons and shifting soils, workers burrowed a 1.1 kilometer access tunnel. Within, vast galleries towering as high as 7-story buildings took shape. Spaces large enough to hold the equivalent of 60 traditional LPG tanks. Over 300,000 cubic meters of rock were blasted and excavated, each step a careful dance between force and precision. At its core lies the cavern's operational shaft, plunging 55 floors into the earth. To build this, engineers conquered unstable soil and treacherous groundwater with the pioneering use of chemical grouting. भारत और इजराइल इस सप्ताह द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ये संधि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते की नींव तैयार करेगी। इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच 3 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं। उनके इस दौरे का मकसद भारत और इजराइल के आर्थिक और वित्तीय संबंधों को गहरा करना और बीआईटी और एफटीए जैसे समझौतों के लिए आधार तैयार करना है। बीआईटी पर बातचीत पूरी हो चुकी है और दोनों वित्त मंत्री इस पर हस्ताक्षर करेंगे। ये संधि भारतीय और इजरायली इन्वेस्टर्स को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। इसमें स्वतंत्र मध्यस्थता मंच की ओर से विवादों के समाधान, अधिग्रहण से सुरक्षा, ट्रांसपेरेंसी और नुकसान की भरपाई जैसे प्रावधान शामिल हैं। इससे निवेशकों का विश्वास और सहजता बढ़ने की उम्मीद है। इजराइल ने 2000 से अब तक 15 से अधिक देशों के साथ बीआईटी पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें यूएई, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड और साउथ अफ्रीका शामिल है। भारत और इजराइल के बीच बायलैटरल ट्रेड करीब 4 अरब अमेरिकी डॉलर सालाना होता है। 2000 से 2025 तक भारत से इजराइल में कुल निवेश 44.3 करोड़ डॉलर और इसी दौरान इजराइल का भारत में एफडीआई योगदान 35.42 करोड़ डॉलर का रहा। आगामी त्योहारों में खर्च करने के लिए ई कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को पसंदीदा माध्यम के रूप में चुनने वाले शहरी परिवारों की संख्या बढ़ने की संभावना है। जीएसटी दरों में कमी से भी खरीदारों में सकारात्मक धारणा बढ़ने की उम्मीद है। लोकल सर्कल्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले शहरी परिवारों की संख्या इस त्योहारी सीजन के दौरान 115% तक बढ़ सकती है। वहीं एक बड़ा वर्ग अब भी त्योहारों के दौरान ऑफलाइन खरीदारी को पसंद करता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस त्योहारी सीजन में कुल खर्च 2.19 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 37% अर्बन फैमिलीज इस दौरान 20,000 रुपए या इससे ज्यादा खर्च करने की योजना बना रही हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई ने इस महीने के पहले हफ्ते में 12,257 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। डॉलर में मजबूती, टैरिफ की फिक्र और देशों के बीच तनाव के चलते निवेशकों की धारणा कमजोर हुई। अगस्त में 34,990 करोड़ और जुलाई में 17,700 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी हुई थी। 2025 में अब तक विदेशी निवेशक 1.43 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के प्रमुख संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि जीएसटी की घटी हुई दरें लागू होने के बाद 22 सितंबर से वस्तुओं की कीमतों में कमी नहीं आती है तो इससे संबंधित शिकायतों को बोर्ड, उद्योग निकायों के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत ने पहले भी जब भी जीएसटी परिषद ने टैक्सेस में कमी का फैसला किया है, वस्तुओं की कीमतें कम की हैं। हमें विश्वास है कि उद्योग इसका लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगे और अगर कोई शिकायत मिलती है तो इसे निकायों के समक्ष उठाया जाएगा। मुनाफाखोरों की शिकायत दर्ज करने के लिए व्यवस्था पहले से मौजूद है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहन योजना की राशि बढ़ाने की घोषणा की है। इसके तहत दीपावली के बाद से हर महीने महिलाओं को 1,500 रुपए दिए जाएंगे और इसे 2028 तक बढ़ाकर 3,000 रुपए किया जाएगा। ये योजना गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सरकार का निरंतर प्रयास है कि हर वर्ग की बेहतरी के लिए काम किया जाए। इस योजना से महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा मिलेगा।
मॉनसून के दौरान सुस्त मांग और स्टॉक की उपलब्धता के कारण देश का कोयला आयात जुलाई में 16.4% घटकर 2.1 करोड़ टन रह गया। अप्रैल से जुलाई के क्वार्टर में भी आयात 11.04 करोड़ टन से कम होकर 9.75 करोड़ टन हुआ था। अमेरिका से टैरिफ पर तनाव के बीच डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। आलम यह है कि मौजूदा समय में डॉलर इतना ताकतवर हो चुका है कि दुनिया की हर बड़ी करेंसी के मुकाबले इसका एक्सचेंज रेट लगातार बढ़ रहा है। रुपया भी इससे अछूता नहीं है। रुपए की लगातार गिरावट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार रुपए की स्थिति पर लगातार और पैनी निगाह रखे हुए है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले न सिर्फ रुपया बल्कि दुनिया की कई करेंसीज कमजोर हुई हैं। इस दौरान उन्होंने हाल ही में किए गए जीएसटी सुधारों का भी जिक्र किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इन सुधारों से आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। रुपया वर्तमान में अपने अब तक के रिकॉर्ड निचले स्तर पर चल रहा है। ग्लोबल फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने चेन्नई में ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का विस्तार करने के लिए 176 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। ये पिछले 2 साल में भारत में तीसरा इन्वेस्टमेंट है। कंपनी ने कहा कि ये निवेश जीआईटीसी को वैश्विक और देश में स्वास्थ्य सेवा इनोवेशन में एक अग्रणी कंपनी के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। एस्ट्राजेनेका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शिव पद्मनाभन ने कहा कि चेन्नई एक महत्वपूर्ण इनोवेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। ये इन्वेस्टमेंट एआई, डाटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में कंपनी की टीम को बढ़ावा देगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के हवाले से जारी एक बयान में कहा गया कि ये इन्वेस्टमेंट राज्य के लिए अच्छे अवसर पैदा करेगा। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी के स्ट्रक्चर में 3 स्लैब 5%, 18% और 40% बदलाव का फैसला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होने जा रहा है। इस उद्योग के सभी सेगमेंट्स की कीमतें 8.5% तक कम हो जाएंगी। क्रिसिल इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार इंटरनल कंबंशन इंजन और हाइब्रिड वाहनों के मामले में 1200 सीसी से कम पेट्रोल या 1500 सीसी से कम डीजल इंजन वाले एंट्री लेवल हैचबैक, प्रीमियम हैचबैक, कॉम्पैक्ट सेडान और सब कॉम्पैक्ट स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स की कीमतों में करीब 8.5% की गिरावट आएगी। इस बीच 1500 सीसी से कम क्षमता वाली बड़ी सेडान, कॉम्पैक्ट एसयूवी, मिड एसयूवी और एमपीवी की कीमतों में लगभग 3.5% की गिरावट होगी। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि 1500 सीसी से ज्यादा इंजन वाली प्रीमियम एसयूवी और एमपीवी की कीमतों में 6.7% की गिरावट आ सकती है। वहीं आईसीई 2 व्हीलर्स के मामले में एक को छोड़कर लगभग सभी श्रेणियों की कीमतों में करीब 7.8% की कमी आएगी। ट्रैक्टर और हाइड्रोजन वाहनों सहित ईंधन सेल मोटर वाहनों के मामले में कीमतों में 6.3% की गिरावट होगी। सरकार ने देश के अपतटीय बेसिन के गहरे पानी और बहुत ज्यादा गहरे पानी वाले क्षेत्रों में मौजूद बड़े तेल और गैस भंडार से जल्दी उत्पादन शुरू करने का काम तेज कर दिया है। हाइड्रोकार्बन सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डीप वाटर मिशन की महत्वाकांक्षी योजना के तहत ये काम हो रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गहरे और बहुत गहरे अपतटीय क्षेत्रों में रिसर्च को प्रोत्साहित करने के मकसद से 3,200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके तहत सरकारी कंपनी ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से 4 स्ट्रेटिग्राफिक कुओं पर काम किया जाएगा। इस इनिशिएटिव के तहत शामिल किए जाने वाले 4 बेसिन अंडमान और निकोबार बेसिन, महानदी बेसिन, बंगाल बेसिन और सौराष्ट्र बेसिन हैं, जहां अगले 1-2 साल में ऑयल वेल्स की ड्रिलिंग की जाएगी। सरकार जल्दी ही मिशन के तहत तेल और गैस ब्लॉक्स की बोली के पहले फेज की शुरुआत भी करेगी। इसमें अंडमान निकोबार में 10 लाख वर्ग किलोमीटर और बहुत गहरे केजी और कावेरी बेसिन शामिल हैं। इस मिशन के तहत व्यापक लक्ष्य 2032 तक हाइड्रोकार्बन भंडार को दुगना करना और 2047 तक राष्ट्रीय उत्पादन को 3 गुना करना है, जिससे क्रूड ऑयल पर देश के 88% इंपोर्ट की निर्भरता कम हो सकेगी। कच्चे तेल के इंपोर्ट पर पिछले साल भारत को $140 अरब खर्च करने पड़े थे। ये थे कॉरपोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए